गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर एक बार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LLP। क्या कहते हैं इसको? LLP एक्ट 2008। अभी आपने ना अब तक ये सुना होगा, पार्टनरशिप फॉर्म सुना होगा, पार्टनर सुने होंगे, राइट? हाँ या ना बोलो? हाँ। ये चैप्टर ना अमालगमेशन से मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है? और ये चैप्टर हर जगह है, बीकॉम में भी है, बैफ में भी है, बीएमएस में भी, बीबीआई, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू कुछ भी पढ़ोगे ना वहां पर ये चैप्टर आपको दिखेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ये एलएलपी है क्या और एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म से अलग क्यों है, हम ये देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में दो तरीके से हम सम देखेंगे। अगर प्रैक्टिकल प्रश्न की बात करूं मैं, क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर दो तरीके का आपको सॉल्यूशन सीखना है प्रैक्टिकल में। एक एलएलपी का फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आएगा एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए, एलएलपी का क्या आएगा? फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। और दूसरा ये आएगा कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, मतलब फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो आपको प्रैक्टिकल में सीखना है। तो यहाँ पर टू टाइप्स के सम आपको सीखने हैं, एक फाइनल अकाउंट ड्रॉ करना है और दूसरा कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में किस तरह कन्वर्ट करना है। मतलब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे है? पार्टनरशिप फॉर्म से। और हम कब से पढ़ रहे हैं ये बात? 10th से ही पढ़ रहे, 11th से ही। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पढ़ा ना ये सब? इंसॉल्वेंसी सब हो जाते थे। तो अभी हम स्टार्ट करते कि एलएलपी एक्ट है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में बनी थी, राइट? और ये इंप्लीमेंट कब से हुआ? 2009 से हुआ है। कब से हुआ है? 2009 से। ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में 2008 में और इंप्लीमेंट कब से हो गया? 2009 से। ये आपको याद रखना है। 8 में बना था लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ था ये? 2009। मतलब फोर्स में कब आया? 2009 में आया। तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल बिजनेस है। इस टाइप का अगर बिजनेस जो है एलएलपी के अंदर आप बिजनेस करते हो तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या है? एक्सेप्टेबल है, ठीक है? बाय पासिंग द इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 2008 पर फोर्स में कब आया? 2009 में। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं इसके पहले मैं आपको थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ यहाँ पे आने से पहले कि ये है क्या। तो अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? किसी को पता है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्टनरशिप फॉर्म है क्या। पहले बात, तो जब भी अगर किसी दो लोग या दो लोग से ज्यादा लोगों को बिजनेस करना होता है तो क्या करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म बनाकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें दोनों सारे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, उसको साइन करते हैं और वो क्या बन जाता है? डीड बन जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाता है। क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड। और जब पार्टनरशिप डीड साइन हो जाएगा तो लोग क्या करते हैं? अपना बिजनेस को चलाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है विथ आरओएफ के पास। किसके पास बोला मैंने? आरओएफ के पास। अगर महाराष्ट्र में है और आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कंपलसरी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। कहां पे? आरओएफ के पास। आरओएफ का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, ठीक है? तो यहाँ पे आप बिना रजिस्टर्ड किए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चला सकते, महाराष्ट्र का रूल है। बहुत सारे लोग ना पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे क्या करते हैं पता है आपको? वकील के पास आते हैं, बोलते हैं हम लोग को पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है और एक 500 के स्टैम्प पेपर पे डीड बना लेते हैं और बोलते हैं हमारा पार्टनरशिप डीड बन गया, अब हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो टोटली इलीगल होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब मैं उनको बताऊंगा भी तो खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या सोचते हैं? अरे अपने को खाली इतना करके दे दो। तो अपन ये सब प्रोसेस है, नहीं तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? इलीगल कहलाएगा आपका। सेकेंड थिंग्स, अब पार्टनरशिप फॉर्म बन गया, आपने रजिस्टर करा लिया, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। महाराष्ट्र के बाहर अदर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। दैट मीन्स आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। वहां की गवर्नमेंट को भी कोई पड़ी नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने वहां क्या बनाया? ऑप्शनल। लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी। तो अभी तक मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा हूं।
सेकेंड थिंग्स मैंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स, 10 in case of banking business or 20 in case of non-banking business. These are the number of partners required to register a partnership firm. उसी तरह पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सी द वर्ड्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स के लिए जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों होती है, बिकॉज अगर पार्टनर्स लोन को, डेप्थ को अगर पे नहीं कर पा रहा है तो बैंक क्या करेगी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या करेगी, बेच कर रिकवर करेगी। इसलिए वहां पे उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये रहा कुछ बेसिक चीजें पार्टनरशिप के बारे में। फिर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना, पढ़ा ना ये सब चीजें 12th में। अब हम बात करने वाले हैं एलएलपी और पार्टनरशिप में कंपैरिजन करेंगे। तो पहले मैं एलएलपी बताऊं कि एलएलपी है क्या। तो अब पार्टनरशिप से बढ़कर है एक एलएलपी, पार्टनरशिप से बढ़कर है। यहां पर भी पार्टनर्स ही होंगे, यहां पर भी कौन होंगे, पार्टनर्स होंगे और पार्टनर। लेकिन ये जो पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना वो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको छोटा माना जाता है। उसको क्या माना जाता है, छोटा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है ना। समझ में आया क्या, इसलिए वो ग्लोबली एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन जो एलएलपी है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है विद द एमसीए। एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। तो जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एमसीए के पास तो वो एक्सेप्टेंस भी वर्ल्ड वाइड होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, अप्रूवल दे रही है। तो ये फर्क है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका एक्सेप्टेंस लिमिटेड है। लेकिन अगर उसी को हम एलएलपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, एलएलपी बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस बाय ग्लोबली एक्सेप्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको इतना चीजें। तो अब देखो, तो पार्टनरशिप एलएलपी का फीचर्स क्या है कि पहला फीचर्स ये है द क्रिएशन, मतलब ये बनेगा कैसे। तो पार्टनरशिप मतलब एलएलपी बनाना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा एलएलपी एक्ट के अंदर। मतलब आपको एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहाँ कराना होगा, रजिस्ट्रेशन। किसके पास होता है रजिस्ट्रेशन, एमसीए के पास होता है। किसके पास होता है, एमसीए के पास। एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और जब ये रजिस्ट्री हो गई गवर्नमेंट के पास, एमसीए के पास क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, लीगल एंटिटी बन गया, लीगल बिजनेस हो गया ना, क्योंकि अप्रूवल किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया। तो लीगल एंटिटी हुआ क्या, नहीं हुआ, समझा पहला पॉइंट। फीचर्स एग्जाम के लिए 8 मार्क्स का आ सकता है ये थ्योरी के पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो पहला है क्रिएशन, दूसरा है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ना। अगर आपको एलएलपी बिजनेस करना है तो आपको कंपलसरी है कि आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। किस, कौन से एक्ट में, 2008 के एक्ट में क्या करना होगा। लेकिन फॉर्म में क्या था, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी था, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चलेगा किसके हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने एलएलपी एक्ट बनाया है, जो उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। जो भी उसमें क्राइटेरिया होगी, जो भी प्रोविजंस होंगे, उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, किसी को पता है आप में से परपेचुअल सक्सेशन मींस व्हाट, एनीबॉडी, या क्यों आगे परपेचुअल सक्सेशन, क्या बात है, सनी इज ऑलवेज अ टैलेंटेड पर्सन। सो बेसिकली परपेचुअल सक्सेशन का पार्टनरशिप अगर मैं फॉर्म से कंपेयर करूं एलएलपी को, तो पार्टनरशिप फॉर्म में कैसा है, जैसे कि 2 पार्टनर है, सनी और आकिब, है ना, दोनों के बीच झगड़ा हो गया, तो क्या होगा, बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन या सनी और आकिब दोनों में क्या हुआ, झगड़ा नहीं हो गया, मान लो दोनों में से कोई एक खुदा को प्यारा हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो भी बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वहां पर कंटिन्यूटी नहीं था। पर पार्टनर एलएलपी एक्ट के अंदर क्या है, कंटिन्यूटी है। कोई आए कोई जाए, एलएलपी बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक, जब तक लॉ आपको परमिट नहीं करता बंद करने के लिए। जब तक नहीं, खुद से बिजनेस बंद नहीं कर सकते जब तक लॉ आपको परमिट नहीं करेगा। मतलब आपको पूरा उसका डिसोल्यूशन का जो पूरा प्रोसेस होगा ना, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी का, एलएलपी का, वो पूरा प्रोविजन आपको फॉलो करना पड़ेगा।
पार्टनरशिप में क्या मर गया बिजनेस, खत्म, फाड़ के फेंक दिया, खत्म हो गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पूरा वाइंडिंग का जो प्रोसेस है, जो कि इस एक्ट में लिखा होगा ना, वाइंडिंग के प्रोसेस की, बिजनेस कैसे बंद करना है आपको, वो बंद करने के पूरे प्रोसेस को क्या करना होगा, कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करना होगा, तब बंद कर पाओगे। तो यहाँ पे इजिली बंद नहीं होगा, कोई आए कोई जाए, कोई पार्टनर आए कोई पार्टनर जाए, कोई मर जाए कोई बीमार हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, ऑपरेशन उसका चलता रहेगा, चलता रहेगा। एलएलपी एग्रीमेंट, जिस तरह पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट क्या में क्या लिखते हैं हम लोग, मे बी एग्रीमेंट इज कंपलसरी, एग्रीमेंट कंपलसरी होता है बनाना पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, नो इट्स नॉट कंपलसरी, एग्रीमेंट बनाना कहीं कंपलसरी नहीं है, पर हम अपनी सेफ्टी के लिए कहीं पे ऐसा कोई एग्रीमेंट रूल्स नहीं है एग्रीमेंट बनाना, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट जो होता है वो एविडेंस नहीं बन सकता है ना, सामने वाला पार्टनर कभी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते इन द रिटन फॉर्म, राइट, और दोनों पार्टनर क्या करते हैं, साइन करते, ताकि वो कहीं ना कहीं एविडेंस बन जाता है और डीड भी कहलाता है, हाँ या ना। उसी तरह एलएलपी बिजनेस करने के लिए भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए भी आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, सेम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन सा बिजनेस करने वाले, कौन कितना पैसा लगाएगा, किसका कितना कितना शेयरिंग होगा, हम बिजनेस का ऑपरेशन कहाँ करेंगे, ठीक है, अगर किसी नए पार्टनर्स को एडमिशन देना है तो क्या करेंगे, किसी को जाना है तो क्या करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर क्या होंगे, मेंशंस होंगे। दैट इज कॉल्ड एलएलपी एग्रीमेंट्स। कौन से पार्टनर का क्या काम होगा, समझे, दैट इज कॉल्ड राइट्स, उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसके अधिकार, सारा चीजें उसमें क्या होगा, लिखा होगा। मैंने एक पार्टनरशिप एलएलपी क्रिएट किया था, मैं आज आपको लेक्चर खत्म होने के बाद दिखाऊंगा कि उस एलएलपी एग्रीमेंट किस तरह दिखता है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली में एक क्लाइंट को करके दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है लायबिलिटी, ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बेसिकली मैंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी थी वो क्या थी, अनलिमिटेड थी। यहाँ पर उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। क्या है यहाँ पे, लिमिटेड है। वो ज्यादा कर्ज लेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना उसका कंट्रीब्यूशन है, जितना उसका शेयर है कंपनी के अंदर, उसके प्रोपोर्शन, उसके एक्सटेंट में ही मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। क्योंकि एलएलपी एक अलग है और मेंबर एक अलग है, दोनों यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों वहां पे क्या है, सेपरेट। अभी आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने एसवाई बीकॉम पढ़ा नहीं है लॉ के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे तो वर्ड देखा लीगल एंटिटी का मतलब, लेकिन आपको पता नहीं हो सेपरेट का मतलब क्या होगा, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, है ना। एक छोटे वर्ड्स का भी मतलब है, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मान लो आप दो लोग थे, कौन, सनीता और आकिब, तो दोनों ने पैसा लेके बिजनेस चला रहे, ठीक है, और बिजनेस क्या हो गया, डूब गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि दोनों को मस्ती थी, तो बिजनेस क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब बिजनेस बंद हो गई, बिजनेस क्या हो गई, बंद हो गई, तो बिजनेस का जो कर्जा है, जो लोन है, वो कौन भरेगा, सनी या आकिब, दोनों भरेंगे। समझ में आया आपको, दोनों भरेंगे। कहां से भरेंगे, अपनी पापा की जमीन, अपने दादा की जमीन, है ना, कोई भी कुछ भी हो, सबको बेच बाच के उसको भरना पड़ेगा। लेकिन इस एलएलपी अगर आप क्रिएट करते हो और बिजनेस डूब जाती है, तो आपको अपनी जमीन नहीं भरनी है, बेचनी है, आपको जितना आपकी लायबिलिटी है ना, जितना आपका शेयर्स है, उसके प्रोपोर्शन में ही, डूब गई तो कंपनी डूब गई, कंपनी ही भरेगी यहाँ पे। और यहाँ पे कंपनी, एलएलपी और आप दोनों क्या हो, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। वहां पे दोनों एक थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग। यहाँ के जो पार्ट मेंबर है वो अलग है और एलएलपी क्या है, अलग है। समझ में आया आपको, वो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद है मेंबर्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। 2 लोग मिलेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस क्या हो जाएगा, चल जाएगा। और मैक्सिमम 20 लोग थे, 10 बैंकिंग में थे और 20 नॉन बैंकिंग में। लेकिन अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करना है तो कम से कम 2 तो चाहिए। कितना चाहिए, 2। और ज्यादा कितने, मैक्सिमम, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी। तो ये भी एक फायदा है एलएलपी करने का। अगर बहुत सारे, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम 20 है ना, कंट्रीब्यूशन ज्यादा चाहिए, कैपिटल ज्यादा चाहिए तो मिल नहीं पाएगा, मैक्सिमम 20 लोग से ही मिल पाएगा ना। लेकिन यहाँ पे तो लिमिटेशन ही नहीं है, कितने भी,
तो यहाँ पे बिजनेस बड़ा होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जितना पार्टनर आएगा सब पैसा लेके आएगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, है ना। तो जब कंट्रीब्यूशन तो कैपिटल ज्यादा जमा होगा तो बिजनेस भी क्या होगा, ग्रो कर सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट। दिस आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी, दिस आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी। किसी डाउट है यहाँ तक? मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म को और इसमें। बच्चे लोगों को बहुत डाउट रहता है कि फॉर्म और इसमें क्या फर्क है। अब मैंने यहाँ पे डिस्टिंग्विश भी बनाया मैंने, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लीगल स्टेटस, इसका लीगलिटी क्या है। पार्टनरशिप का कोई लीगलिटी होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है ही नहीं, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स। जैसे कि महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो इसका एग्जिस्टेंस है क्या कहीं? कंपलसरी नहीं है। तो जब जिसका रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी ना हो तो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे होगा? उसका लीगल स्टेटस नहीं होगा। उसी तरह इसका कंपलसरी है, लीगल स्टेटस है ना मार्केट में। और ये सेपरेट स्टेटस है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर है वो अलग है, जो पार्टनर्स है वो अलग है, और कंपनी अलग है, एलएलपी अलग है। अगर कुछ होता है तो किसको होगा? एलएलपी को होगा। आप पे कोई तकलीफ नहीं आएगी। कंपनी डूब गई तो पैसा कौन भरेगा? एलएलपी भरेगी। आप तो बच जाओगे ना, आप तो बोलोगे मैं तो उसका क्या था, शेयर, मतलब वही जो उसके पार्टनर थे। आप कौन थे? पार्टनर। तो यहाँ पे ये फर्क है पार्टनरशिप फॉर्म और इसके अंदर। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ये सेपरेट लीगल स्टेटस है। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन मैंने बताया, यहाँ पे नो परपेचुअल सक्सेशन है, राइट। कंटिन्यूटी नहीं है, पार्टनर मर गया, बीमार हो गया, बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन एलएलपी में यहाँ पे तो अनलिमिटेड पार्टनर्स है, अनलिमिटेड मेंबर्स है। एक मरेगा, दूसरा वो मरेगा, तीसरा, तो ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, लाइक अ कंपनी, लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लाइबिलिटी मैंने बताया कि इसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। पर इसकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स और कंट्रीब्यूशंस। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। तो जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो एलएलपी है ना, वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखा जाए तो कंपनी से कंपनी के बराबर ही हो गया, बस थोड़ा सा छोटा है, कंपनी के बराबर है, बस हल्का सा क्या है, छोटा है। क्योंकि कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट लागू होगा 2013, 1956 लागू होगा, ओल्ड अमेंडमेंट है ना, ओल्ड 1956, न्यू अमेंडमेंट 2013। और कंपनी से अगर कंपेयर करूंगा इसको तो फर्क क्या होगा? क्योंकि इसमें कंप्लायंसेस कम है। कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है? जो उसके रूल्स रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है यहाँ पे, और उसके वहाँ पे कंप्लायंसेस क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रिक्ट है ना। तो ये हाँ, तो यहाँ पे हम लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एट पब्लिक डोमेन। तो देखो अब ये कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। तो पब्लिक डोमेन में मतलब अगर आपको पता लगाना है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस दोनों कर रहे हैं मिलके, आकिब और सनी, तो ये सच में लीगल कर रहे हैं कि इलीगल कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं देख पाओगे क्या? आप पता लगाना है तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है, और खाली दोनों को ही पता है बस। तो उन्होंने पेपर बना के साइन कर लिया ना कि हम लोग ये दोनों काम करेंगे, पता नहीं काम कर रहे, बस इतना मालूम। लेकिन यहाँ पे एलएलपी के अंदर क्या है? इट इज अवेलेबल। क्यों अवेलेबल है? अगर मान लो कोई कंपनी है, आकिब एंड सनी कंपनी लिमिटेड एलएलपी, तो आपको सर्च करोगे नेट पे जाके तो आपको वहां पूरा डिटेल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरा डिटेल। जैसे मेरी कंपनी है 100 ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप गूगल पे सर्च करो, आपको पूरा डिटेल मेरे बारे में मिल जाएगा। क्यों? हाँ, तो नकली में थोड़ी ना बता रहा हूँ, वैसा असली नकली, ठीक है। तो वहां पे पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, है ना। 100 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे पूरा, तो इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, राइट। समझ में आया क्या? बट मेरा एलएलपी नहीं है, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब इसको स्वीकार करना। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड नहीं है, सिर्फ इंडिया में लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको। इंडिया के बाहर जाओगे तो पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, लीगलिटी नहीं है, लीगल स्टेटस नहीं है। लेकिन जो एलएलपी है उसका तो लीगल स्टेटस है ना। इट्स लाइक अ कंपनी, इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स एज पर द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट 2008। सो इसका एक्सेप्टेंस क्या है? वर्ल्ड वाइड है। क्या है इसका? वर्ल्ड वाइड। इंडिया में कौन सा एलएलपी का क्या होगा? सब जगह है, सब जगह है, ठीक। ये आपने सब लोग लिखा है ना ये, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने प्रैक्टिकल, देखो बुक्स में जो लिखे होते हैं वो अलग होते हैं, है ना, और प्रैक्टिकल कंपनी अगर आपको एलएलपी बनानी है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल समझा देता हूँ कि प्रोसेस
क्या है, हाउ टू क्रिएट एलएलपी। तो सबसे पहले एलएलपी बनाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नाम मतलब नहीं, किसका नाम, एलएलपी का नाम क्या रखना है, जैसे कंपनी का बिजनेस का नाम क्या रखना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। और कोई एक नाम नहीं, कितने नाम, कम से कम 5 नाम। कितने नाम, 5। जैसे मान लो आपने सन्नी एंड आपकी एलएलपी लिमिटेड बना दिया, एलएलपी बना दिया, तो क्या पता ऑलरेडी इंडिया में कोई और किसी ने फॉर्म किया हो, है ना। तो पहले आप 5 नाम दोगे, वो 5 नाम क्या होंगे, सर्च होंगे। क्या होंगे, सर्च होंगे। सर्च होने के बाद क्या होगा, अगर उसमें से जो नाम अवेलेबल होगा फिर आप प्रोसीड करोगे। ये नाम सो एंड सो, जैसे कि सन्नी एंड आकिब एलएलपी, ठीक है, ये कंपनी बन गई, राइट। तो अब ये नाम कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, नाम आइडेंटिफाई हो गया। पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नाम नहीं है। अब नाम हो गया तो अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर्स, ये क्या होता है, इसको हम लोग डीसीए बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीसी। तो डीसी कैसे बनेगा, एमसीए के साइट से बनेगा डीसी। यहाँ पे क्या होता है, आपको लॉगिन वगैरह करके इसका डीसी का फीस होता है वो पे करना होगा। सारे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देने होंगे, उसमें लिंक होगा, डीसी के अंदर लिंक होगा। फिर एक आपको पेन ड्राइव मिलेगी, उसमें आपको डीसी मिल जाएगा सिग्नेचर्स। तो आपको जब वो, जैसे हम लोग इसको डीन भी बोल सकते हैं, सिंपली कंपनी में बोलते हैं डीन बोलते हैं। डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की पहचान किससे होती है, इस नंबर से होती है, डीन से होती है, हमेशा याद रखो। डीन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस कंपनी का डायरेक्टर होगा उसके पास क्या होगा, डीन होगा। जैसे मेरे पास भी क्या है, डीन है। तो अभी मैं हर जगह तो जा नहीं सकता ना, अभी मुझे बिहार जाना है तो जाऊंगा साइन करने के लिए पेपर पे, एक छोटे से पेपर पे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डीन को यूज करूंगा, मतलब डिजिटल सिग्नेचर यूज करूंगा और यहाँ से साइन कर दूंगा। तो वहां के डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास डीन है। समझ में आ रहा है क्या। तो डीन का ये फायदा होता है, लेकिन ये सब जगह नहीं चलेगा, पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं चलेगा वो डीन, साइन वगैरह, हाँ नहीं, सिग्नेचर होता है। ये हो गया, डीन बन गया। अब मैं पूरा एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। क्या बनाऊंगा, एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट बनाऊंगा, एलएलपी एग्रीमेंट। हाँ, कौन सा एग्रीमेंट, एलएलपी। अभी एलएलपी एग्रीमेंट क्या होगा, जिसमें दोनों पार्टनर्स, 2 3 4 जितने भी होंगे, सारे का नाम, डिटेल, एड्रेस सब कुछ होगा, बिजनेस कहाँ पे है वो होगा, सारे पार्टनर्स के ड्यूटी, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लिखे होंगे। ठीक है, हो गया एग्रीमेंट। उसको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भर के और फिर स्टैंपिंग करवाना होगा, जिसको फ्रैंकिंग कहते हैं। ये होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट करूंगा रिलेटेड टू द, जैसे कि अगर मान लो प्रॉपर्टी किसी और का है तो उससे मैं एनओसी वगैरह लूंगा, सब बना के सारे डॉक्यूमेंट्स का फाइल बना के फिर मैं एमसीए के पास जाकर उसको क्या करूंगा, फाइलिंग कर दूंगा। वहां पे फाइलिंग होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो मुझे फिर वहां से क्या मिल जाएगा, पैन और टैन मिल जाएगा। ठीक है, पैन और टैन क्या होता है, जैसे कि पैन नंबर, जैसे हमारा कैसा पैन कार्ड होता है वैसे कंपनी का भी क्या होता है, पैन होता है। तो एलएलपी का क्या मिल जाएगा, पैन मिल जाएगा। और टैन क्या होता है, टैन मतलब एक उसका मतलब एक समझो कि 10 नंबर भी एक जगह टैक्स टाइप में रहता है, वो मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह आप क्या हो जाएगा, कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड। एक मिनट, हाँ बोलो ना। जाने वाले नहीं अभी लेक्चर में, हाँ तो शाम को लेके जाओ, यहाँ पे रहने दो। तो आता हूँ मैं घर पे लेके, लेके सॉरी। सो इस तरह हमारा कंपनी क्या हो जाता है, एलएलपी रजिस्टर्ड। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म के ना। समझा, किसको डाउट है। अभी इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 तरीके का सम सीखेंगे, तो हम प्रैक्टिकल सम के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी ये हम लोग, मैंने आपको पहले बताया कि इस एलएलपी के अंदर हम 2 तरीके का क्या देखने वाले, प्रॉब्लम्स देखने वाले। एक प्रॉब्लम होगा एलएलपी का फाइनल अकाउंट, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स है ना इस चैप्टर के अंदर। तो उसमें से पहला प्रॉब्लम हम लोग का फॉर्मेट देख रहे, फाइनल अकाउंट का क्या देख रहे हैं हम लोग। इसका पहला टॉपिक इसके अंदर टॉपिक नंबर 1 है ये, सपोज करो क्या है, फाइनल अकाउंट। क्या देख रहे हैं हम लोग, अरे बोलो, एकदम शांत हो जाते हो, खाली बचर करोगे बस, थोड़ा मतलब एनर्जेटिक रहा करो। तो ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, जो रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ या ना। तो उसके बाद ये पर्टिकुलर रुपीस 3 कॉलम बनाएंगे रुपीस के लिए। ठीक है, ये वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट है। क्या है ये, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इसके बाद एक और बनेगा, क्या बनेगा, बैलेंस शीट। क्या बनेगा, बैलेंस शीट। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना,
इनकम और बैलेंस शीट, और ये उसके बाद क्या होगा, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आपको पता ही है, हाँ या ना? यस सर। देख लो एक बार फॉर्मेट फटाफट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनकम। इनकम में देखो टर्नओवर, पहला क्या आएगा, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। क्या होगा वाला, सेल्स। ये कहाँ मिलेगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्योंकि हम लोग मोस्टली हैबिचुअल किससे है, ऐसे वाले से है, राइट? ये वाले अकाउंट से हैबिचुअल है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये वाला आइटम, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तो हम लोग को मिल जाएगा नेट सेल्स। उसके बाद नेट सेल्स में से हम इनकम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकम। इनकम कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, सब क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ये सपोज करो कि आपको एग्जांपल बता दो, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट, राइट ना? तो ये इनकम कहाँ मिलेगा आपको, ये आइटम प्रॉफिट। यहाँ पे जो आप आइटम लिखते हैं ना, हम लोग यहाँ पे जो आइटम लिखते थे वो वहां पे रहेगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड का पार्ट है। तो ये आइटम यहाँ पे जो लिखते रहोगे ना, वो आइटम यहाँ पे आएगा, ठीक है। दोनों जो भी रहेंगे, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी रिसीव वाला पार्ट होगा ना, वो सब यहाँ पे आपको लिखना है, इस हेडिंग में लिखना है, सबको प्लस करके यहाँ पे आना है, राइट? इतना। उसके बाद हम लोग करेंगे इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, उसमें से ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट मिलेगा आपको यहाँ पे, तीनों को क्या कर देंगे, प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। समझा आपको, 1 2 3, यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगा, वो मेरा होगा टोटल इनकम। मेरा क्या होगा, टोटल इनकम। उसके बाद हम अगर एक्सपेंस में आएंगे, तो उसके बाद हमको एक्सपेंस माइनस करना है। एक्सपेंस का मतलब क्या, सारे एक्सपेंस, जो यहाँ वाले डेबिट, यहाँ वाले डेबिट, समझ में आया क्या? ट्रेडिंग का जो भी डेबिट में आता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डेबिट में आता है वो। बस फर्क क्या था, हम फैक्ट्री का देखा तो ट्रेडिंग में लिखते थे, ऑफिस का देखा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, पर यहाँ पे कैटेगरी कर दिया है सबका, बस कैटेगरी वाइज लिखना है, माइनस ही होगा। एट द एंड ये सब क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे भी सबके सब क्या होने वाले, देखो सबके सब जोड़ के माइनस ही होंगे, लेकिन हेडिंग वाइज लिख रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि इतना ही फर्क है। तो पहले हम लोग एक्सपेंस माइनस करेंगे, इसमें परचेस लिखेंगे, उसमें से कैरेज इनवर्ड और परचेस माइनस कर देंगे, एक अमाउंट मिलेगा, राइट? सेकंड हेडिंग होगा पर्सनल एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, जो भी रहेंगे, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, है ना। और क्या होगा, ऑफिस के खर्चे, मिसलिनियस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, जो भी ऑफिस वाले होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, सबको लिखेंगे प्लस करके यहाँ पे। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग में क्या क्या आएगा, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, सेल्स कमीशन हो गया, एनी एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू सेल्स, वो सब यहाँ पे लिखेंगे, सबको प्लस करके यहाँ पे आएंगे, राइट? उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन अनस्पेसिफाइड है। अनस्पेसिफाइड का मतलब होता है हमको पता ही नहीं किसका डेप्रिसिएशन, खाली डेप्रिसिएशन लिखा है तो यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि ऑफिस का डेप्रिसिएशन है तो ऑफिस में, अगर वो बोल रहा है सेलिंग का डेप्रिसिएशन तो फिर सेलिंग में। समझ में आया आपको? लिखा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी कहाँ पे आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना, डेबिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी यहाँ पे लिखेंगे, ए और बी, जो भी पार्टनर रहेंगे, ए बी सी, ए बी एक्स वाई, सबके इंटरेस्ट। और अदर मतलब क्या, जो बचा कुछ एक्सपेंस होगा, सबको हम लोग लिख के एक्सपेंस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ से सब प्लस कर रहे हैं, यहाँ से हम सब क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, राइट? अरे हाँ बोलो। यहाँ पे मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, राइट है? इसको माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला तो टैक्स माइनस कर देंगे, राइट? तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर माइनस कर देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जो प्रॉफिट है तो किसको बांटोगे, पार्टनर्स को बांटोगे। तो जो भी रेशियो रहेगा, इक्वली रेशियो कैपिटल, उससे निकाल के हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो बैलेंसिंग लास्ट में क्या बचेगा, कुछ नहीं। लास्ट में क्या बचेगा, कुछ नहीं। लास्ट में नील बचेगा, क्योंकि पैसा जो प्रॉफिट है तो बांट दिया ना, इसको ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, ये सारा का सारा एडजस्टमेंट हम पहले से पढ़ चुके हैं। कब पता है, 11th में। कब पढ़े हमने, 11th में। 12th में पढ़ा, FY बीकॉम में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं सबके दो इफेक्ट होते हैं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट को छोड़ के। हाँ, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और असेट्स में। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता है, असेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, जिसमें बोलेगा उसमें ऐड होगा, और सेकंड कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में। कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में।
आउटस्टैंडिंग इनकम भी क्या होगा, ऐड होगा, और लेकिन कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। प्रीपेड क्या होता है, जिसमें से बोलेगा वो माइनस करेंगे और एसेट्स। फिर नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस का रिलेशन मैंने आपको बताया, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं ये दोनों में। परचेस का रिलेशन किससे होता है, क्रेडिटर से, हमेशा याद रखने का। परचेस का रिलेशन किससे होता है, क्रेडिटर। डेटर का रिलेशन किससे होता है, सेल्स से, याद रहेगा। परचेस डेटर सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड परचेस है, अन मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसमें ऐड कर दो, और उसका रिलेशन किसका, परचेस का रिलेशन किससे, क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर में क्या कर दो, ऐड कर दो। सेल्स का देख लो, सेल्स का सेल्स में ऐड करो, और सेल्स का रिलेशन किससे, डेटर से, तो डेटर में क्या कर दो, ऐड कर दो। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तीनों एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, और गुड्स थेफ्ट बाय, कुछ भी हो जाए, चोरी हो गया गुड्स, सबके लिए यही है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि लॉस हो गया ना और गुड्स वहां से चला गया। गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस क्लेम, मतलब कोई चीज गुड्स जल गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, लेकिन इंश्योरेंस से पैसा मिल गया, तो उसी केस में 3 एडजस्टमेंट के इफेक्ट आएंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा एक इफेक्ट, प्रॉफिट के लॉस के डेबिट में जाएगा, और एसेट्स में जाएगा। जैसे कि मान लो 10,000 का गुड्स है, कितने का, 10,000 का गुड्स है। 10,000 के गुड्स में 5,000 का गुड्स क्या हो गया, नहीं 5 मत पकड़ो, 6,000 गुड्स जल गया। कितने का जल गया, 6,000। तो गुड्स कितने का था, 10, कितने का था, 10, जल कितने का गया, 6,000 का, ठीक है। तो 10 का गुड्स था, 6,000 जल गया, तो लॉस कितने का हो गया, 6,000 का लॉस। और इंश्योरेंस ने कितना दिया आपने को, 4,000, तो 4,000 कहाँ पे आ गया, असेट्स में आ गया। समझे, राइट है, क्योंकि इंश्योरेंस ने दे दिया ना अपना, तो लॉस तो कवर हो गया ना। 10 का जला, 10 का गुड्स था, जला कितने का, 6,000 का, या समझ 10 का पूरा जल गया, 10 का पूरा जल गया, और इंश्योरेंस ने पूरा दे दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 10 का गुड्स जल गया, इंश्योरेंस ने 4,000 दिया, तो 6,000 का लॉस हो गया, 4,000 आएगा। समझ गया ना बेसिकली कॉन्सेप्ट, ये इसका ही 3 एडजस्टमेंट आता है, उसके 12वीं के बच्चे लोग को भी आता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलो, तो ये हमारा बेसिक है। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। फिर हमारा क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बैलेंस शीट हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएंगे, फिर हम एक सम देखेंगे। समझ में आया, इस तरह हम पहला टॉपिक क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू।